हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 4 मार्च 2025 का एक वायरल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये एक वायरल पेपर है और 100% आपके 4 मार्च 2025 के पेपर में इकोनॉमिक्स का जो पेपर है सेम एज इट इज आएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आपके 4 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाएगा और सेम ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है इसका मैं पूरा सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यानी प्रश्न सहित उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक वायरल पेपर है आप सभी के लिए, तो अब आपको जो है याद करने का जो टेंशन था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि एज इट इज यही पेपर आपके पेपर में पूछे जाएंगे 4 मार्च को, तो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है सेम 4 मार्च के पेपर में, यानी आपका इकोनॉमिक्स का 4 मार्च का पेपर है। टाइम टेबल आप सभी को पता हो गया होगा और 100% यही पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताए गए चाहे वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, मैं सभी का प्रश्न सहित उत्तर बताने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है। पेपर कोड देख लीजिए 370 AU। एडमिट कार्ड आप पेपर में लेकर जाइएगा, यहाँ पर नाम लिख लीजिए और यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख लीजिएगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। हर एक सब्जेक्ट में जो यही समय निर्धारित होता है। पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। निर्देश को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर एक विद्यार्थी को निर्देश पढ़ना चाहिए। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। थर्ड ऑप्शन है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 यानी 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में देना यानी उत्तर। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं। तो ये निर्देश दिया हुआ है आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं जो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और ये आप लोग हमारे साथ में स्टूडेंट आप सोच लीजिए कि आप अपना टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ में इकोनॉमिक्स का ये पेपर हल कीजिए ईमानदारी से। यदि आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन है। तो प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था का साधन है इनमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, जो कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन सीमित होते हैं। इसमें भूमि भी आ जाता है। ठीक है, भूमि आ जाता है, श्रम आ जाता है, और एक और आ जाता है आपका क्या आ जाता है, मानव संसाधन, और भी आ जाते हैं सारे ऑप्शंस। तो इनमें ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधन में कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर पूछा गया है कि जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। तो क्या जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच क्या होती है? इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दूसरे का भी ऑप्शन सही है। 3 नंबर आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। तो इनमें से जो सीमांत लागत होती है वो आपका औसत लागत के बराबर होती है। तो तीसरे का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि आपका एक एक नंबर आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आप लोगों का 4 मार्च को पेपर है। ठीक है, 2025 का यूपी बोर्ड का, और उनमें सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं पेपर में लेकर आया हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो देखा जाए स्टूडेंट, जो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में जो वस्तु यानी कोई चीज़ है, कोई सामान है, उसकी जो कीमत निर्धारित करता है वो एक उद्योगकर्ता निर्धारित करता है, यानी जो उसको निर्माण करता है, जो उसको बनाता है। ठीक है, वो उद्योगकर्ता उसका एक प्रकार से कीमत निर्धारित करता है कि भैया बाजार में मार्केट में इतने दाम में जाएंगे, और इसमें क्या है, एक क्रेता को जाएगा फिर वो एक विक्रेता को देगा, यानी जो सामान लेने वाले होंगे। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं चलती हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार मांग में कहलाती है। तो इसमें हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो 5वें का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिपूर्ति हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अधिपूर्ति। ठीक है, ये देखिए
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर अधिपूर्ति कहलाती है। ठीक है, तो पांचवे का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए पूछा गया है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक आपके एडम स्मिथ कहे जाते हैं। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है और आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बहुविकल्पीय का दिया हुआ है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, तो इसका जो मतलब क्या होता है, यानी इसका जो सही विकल्प क्या होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही है फुल फॉर्म, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या मैं सही बोला। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका 7वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, यानी नोटबंदी का यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट। विमुद्रीकरण को नोटबंदी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 8 नंबर का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 2016 में हुआ था, नवंबर में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये कब हुआ था, 8 नवंबर को, याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 का जो नोट था वो बंद कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कब बंद हुआ था, 9:45 पर, रात में 9:45 पर कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को। ये आप याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर कि अर्थशास्त्र में सैटेरिक पारिबस का अर्थ क्या है। तो सैटेरिक पारिबस का जो अर्थ है वो है आपका यदि अन्य बातें सामान रहे। तो 9 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर 10 नंबर दिया हुआ है राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का अधिकार, अब देखिए अधिक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो आपका राजस्व घाटा। ठीक है, तो 10 नंबर का भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं जो कि अति लघु उत्तरीय का 8 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, यानी अर्थशास्त्र में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके निर्धारित अंक 3 होगा, यानी 3 नंबर का आपका ये प्रश्न होगा। 25 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, आपने निर्देश में पढ़ा होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 मार्च के पेपर में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तैयार कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए संभावित संयोगों के समूह को अर्थशास्त्र की उत्पादन संभावना सेट या उत्पादन संभावना कहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आराम से आप लोग वीडियो को रोक लीजिए स्टूडेंट और सारी चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, कुछ उदाहरण दीजिए, यानी इसके हमें कुछ उदाहरण भी देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उत्तर देखिए, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत होती है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जब उसकी आय कम हो जाती है तो इन वस्तुओं की मांग क्या है, बढ़ जाती है। उदाहरण तुम देखिए, मोटा अनाज व निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के 2 पारिभाषिक लक्षण बताइए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्दों में आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पारिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार से, यानी कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा है, प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद यहाँ पर देखिए तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। तो ये भी भैया क्लियर है, ये भी राइट आंसर है। तो 13 नंबर का आप सही विकल्प देख सकते हैं। तो 13 नंबर का राइट आंसर यही दिया हुआ है, जो कि 13 नंबर का आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर दिया हुआ है,
क्वेश्चन की श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। ऐसे ही पेपर में आपको 4 मार्च को लिखना है, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का कॉपी वाला वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है। आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारी रेगुलर वीडियो पाने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर है, श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर पर क्रम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला हो जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ये आंसर ये है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र की क्या बतानी है, सीमाएं। उत्तर है, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित है। दूसरा है, विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष होता है, प्रायः जो है गलत निष्कर्ष देता है। तीसरा है, स्वयं समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी क्या है, अवहेलना करता है। तो यह समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं है, जो कि आपका खंड खा यानी सेक्शन बी के जो फर्स्ट चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या कहलाती हैं, या इसका परिभाषा हमें देना है बेसिकली। तो इसका उत्तर भी है कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में किया जाता है, अथवा जिन्हें पुनः बिक्री के लिए फर्मों द्वारा खरीदा जाता है। उदाहरण के रूप में कि ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग तथा बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग आदि किया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं में। 17 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिए आप लोग। ठीक है, आराम से वीडियो को देख लीजिए, और आप लोग वीडियो को रोक कर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो दिमाग में फीड रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए। सबसे पहला इसमें यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, और आप लोगों को भी एग्जामिनर को अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर देगा। 3 नंबर पाना आसान नहीं है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता, और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अधिक आर्थिक सहायता दे सकता है। तीसरा है, ये अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता है, और ना ही उन्हें खरीद सकता है। तो ये भैया भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट तो दूसरा हो जाता है। तो ये कोई प्रतिबंधित कार्य है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई यानी बेसिकली इसमें तीन ही प्रतिबंधित कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सेटेरिश पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभी मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आता है। तो उत्तर देखिए, सेटेरिश पारिबस का शाब्दिक अर्थ है, यदि अन्य बातें समान रहें, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को सेटेरिश यहाँ पर देखिए पारिबस की मान्यता कहते हैं। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जब आप आंसर देंगे तो 6 नंबर दिया जाएगा। तो 36 नंबर आपको इसमें पक्का देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में, खासकर लघु उत्तरीय प्रश्न में। 36। ठीक है, इसका आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में शायद आपको इसका आंसर देना है। निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी मैं उत्तर लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, काफ़ी मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एक मेहनत के लिए हमारे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, यानी हमें अंतर बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। सबसे पहला पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा
आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता था, जैसे एक व्यक्तिगत फर्म, एक व्यक्तिगत परिवार अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, ये पहला पॉइंट उसमें हो गया। उसके बाद में देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह धारणा है कि समष्टि के प्राचल जैसे कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहते हैं। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की ये धारणा है कि व्यष्टि यहाँ पर देखिए प्राचल जैसे आय तथा संपत्ति का वितरण स्थिर रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमने बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके 6 नंबर पाने के लिए पर्याप्त है। देखा जाए तो व्यष्टि और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये दोनों के बीच में जो है आपका पॉइंट दिया हुआ है 7-7 पॉइंट, 6-6 पॉइंट दिया, बहुत बड़े बड़े में दिया हुआ है, लगभग 250 से 300 शब्दों में। लेकिन हमें उतना शब्दों में नहीं लिखा है क्योंकि हमें निर्देश में बताया गया है। अब देखिए, जो लघु उत्तरीय का प्रश्न है, मैं बात करूँ स्टूडेंट, अब आप इसको 500 शब्दों में लिख देते हैं तो मिलेगा आपको 6 नंबर। ये नहीं कि वो 10 नंबर दे देगा एग्जामिनर, जो उसका निर्धारित अंक है, जो उसका सटीक अंक है वही दिया जाएगा, उससे फालतू आपको नहीं दिया जाएगा। 100 नंबर का पूर्णांक है, उससे आगे आपको क्या 200 अंक का पूर्णांक दे दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो है वो है। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं और काफ़ी समझदार हैं, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना पूछा गया उतना ही कीजिए, उससे आपका टाइम का बचत होगा और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग वक्र के दाईं और खिसकने एवं बाईं और खिसकने के कोई 3 कारण बताइए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, मांग वक्र के दाईं और खिसकने के 3 कारण, ये वक्त लिख गया है, वक्र समझिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के लिए अधिक रुचि और प्राथमिकता होना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है, यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत में वृद्धि होना। ये यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है कि मांग वक्र की दाईं ओर खिसकने के ये 3 कारण है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर खिसकने के भी 3 कारण, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मांग वक्र बाईं ओर खिसकने के तो कोई 3 कारण है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है उपभोक्ता की आय में कमी होना। दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के प्रति कोई रुचि और प्राथमिकता न रहना। तीसरा है प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत में कमी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है स्टूडेंट जो कि मांग वक्र की दाईं ओर खिसकने और बाईं ओर खिसकने के कारण बता रहे हैं। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हासमान सीमांत उत्पादक का नियम क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर देखिए, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसकी इलाज चल रहा है। उत्तर देखिए, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम वह स्थिति जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दा बढ़ता है जब स्थिर कारक या कारकों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इक का प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद कम हो जाता है। घटते कारक के प्रतिफल निम्नलिखित कारणों से होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कारणों से होते हैं। देखिए, सबसे पहला है कारकों का बंधा या स्थिर होना। दूसरा है कारक एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक है। तीसरा है विभिन्न कारकों के बीच कम सामान्यता। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, ये नियम इसका दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक निम्नलिखित है। सबसे पहला है गृहस्थ। अब देखिए, गृहस्थ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें पॉइंट है गृहस्थ में कि परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं तथा फर्मों से वस्तुओं एवं
सेवाएं खरीदते हैं, ये गृहस्थ कहलाते हैं। दूसरा है फर्म, आर्थिक इकाइयों जैसे उत्पादन, यहाँ पर देखिए आर्थिक इकाइयाँ जो उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं, ये फर्म कहलाती हैं। तीसरा है सरकार, राज्य जो देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है, कर तथा जुर्माना लगाता है, कानून बनाता है तथा देश के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट, बाह्य क्षेत्र, इसका तात्पर्य देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टि से अर्थव्यवस्था की 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने बता दिया है। आप लोग इस वीडियो को रोक कर क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए छोटा छोटा, जैसे कि मैंने बताया था कि कम समय में आप तैयारी कैसे करें, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। इसको आप बनाकर लिखिए, उसको याद कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, याद कीजिए। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके 4 मार्च को आएगा। याद रखिए क्वेश्चंस आपके सेम इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बस क्वेश्चंस के क्या चेंजेस रहेंगे। बल बाकी का जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे तो कंफर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला में देखिए ए वाले में स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, बी में है स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक डस्टर आदि। ठीक है, तो उत्तर के साथ में हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर ए है स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर एक अंतिम उत्पाद है, क्योंकि स्कूल फर्नीचर का अंतिम प्रयोगकर्ता यानी फाइनल यूजर है तथा फर्नीचर में और कोई मूल्य वृद्ध नहीं की जानी है। इसे निवेश व्यय माना जाएगा, क्योंकि स्कूल द्वारा फर्नीचर का प्रयोग कई वर्षों तक किया जाना है और इसका मूल्य भी ऊंचा होता है। ठीक है, बी पॉइंट में है कि स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक डस्टर आदि मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद होती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये मध्यवर्ती वस्तुओं को खरीद होती है, क्योंकि वर्ष के दौरान इनका उपयोग मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, देखिए मुद्रा के मूल्य का संचय का कार्य की एक प्रकार से क्या है, संचय कार्य का महत्व बताइए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है मूल्य के संचय का अर्थ धन यानी वेल्थ का मुद्रा के रूप में संचय है। जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तब लोग मूल्यवान वस्तुओं के रूप में संचय किया करते थे। इस प्रकार के संचय में उन्हें संग्रहण तथा परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुद्रा के विकास से लोगों को अपने धन को बचाने का एक अति सुविधाजनक साधन प्राप्त हो गया, क्योंकि मुद्रा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं जो विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है मुद्रा के रूप में बचत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया सकता है, विशेषकर पत्र मुद्रा को। ठीक है, दूसरा है मुद्रा को छोटे से छोटे मूल्य के सिक्कों तथा नोटों के रूप में बचाकर रखा जा सकता है। ऐसे विखंडन पदार्थों में संभव नहीं, यानी ऐसे जो विखंडन पदार्थ हैं ये संभव नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा गया कि मुद्रा के मूल्य का संचय का कार्य बताइए, तो ये मैंने बता दिया आप सभी को। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपके पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 + 4 यानी 6 + 4 10 हो गया ना, यानी 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 ही तो होगा, 20 तो होगा नहीं। हाँ, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं समझाइए। इसके बारे में समझाना है। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की 20 इकाइयों खरीदता है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है और वो इकाइयाँ 12 खरीदता है, इस स्थिति में उसकी मांग की लोच की गणना कीजिए। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया है। बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता यहाँ पर देखिए से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है,
यहाँ पर भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यून मांग क्या है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर करुणा लुक गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, कारणों पर आपको क्या प्रकाश डालना है। तो पेपर में माय डियर स्टूडेंट आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया होगा, ठीक है, नहीं लिया तो ले लीजिए, नहीं तो आप लोग इसका आंसर मैंने चैनल पर दिया हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वहाँ पर मैंने सभी प्रकार की वीडियोज़ बनाई हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगी। और जो आप लोगों का टारगेट होगा 95 80% 85 का, वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। और याद रखिए ये वायरल पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अभी आप लोग नए हैं, आप लोग हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने तो बन जाइए, ऐसे ही हम तैयारी कराएंगे आप लोगों की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 ही सेकेंड लगेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।